नमस्कार। आज नमस्कार। आज जो कहानी मैंने चुनी है आप लोगों को सुनाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है मोहन राकेश की। हम लोगों ने उसे कोर्स में भी पढ़ा है, मलबे का मालिक। हम में से बहुतों ने उसे कोर्स में पढ़ा है। मैंने तो स्कूल में ही पढ़ लिया था उसे कोर्स में, हमारे स्कूल के कोर्स में थी वो। मलबे का मालिक। ये मलबा क्या है? एक घर का मलबा है या कुछ और भी? जब मैं इस कहानी को कल पढ़ रही थी, आज पढ़ने के लिए, आज सुनाने के लिए, तो मुझे लगा कि गनी तो अभी भी वैसे ही रोता है, वैसे ही रोते हैं, लेकिन रखा पहलवान वो अब अनेक हो गए हैं। रखा पहलवान और बहुत ज्यादा इनह्यूमन भी। वैसे रखा पहलवान नहीं है जैसे कि विभाजन के 7.5 साल पहले मोहन राकेश को वो दिखा था। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में ही हुआ है, जो इस कहानी का, जहां अमृतसर ही को उन्होंने अपनी कहानी का लोकेल बनाया है। और हम जानते हैं कि अमृतसर में किस तरह से जो दंगे जब फैले थे, विभाजन के दंगे, तो अमृतसर कितना प्रभावित हुआ था, कैसे प्रभावित हुआ था। तो आज हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश की कहानी, मलबे का मालिक। साढ़े 7 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले, यानी कहानी करीब करीब 1954-55 की है, 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ रही थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र हो। वो पूरी गलियां, वो मकान, वो चौराहे, वो दुकान, वे लोग। 7.5 साल बाद वे लोग उसी जगह आए हैं जहां के वो बाशिंदे थे। तंग बाजारों से गुजरते हुए एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम हो गई हैं। और उथे उथे नुक्कड़ पर सुखी भटियारिंदी भट्टी सिगी, याद है ना तेनू? वहां पान वाला बैठा है। और ये नमक मंडी देख लो खान साहब, ध्यान से देख लो, यहाँ की एक एक लालाइन इतनी नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों की संख्या काफी ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। ये लोग जो आए थे वो लाहौर से आए थे। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती तो कहीं अफसोस। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सबके सब मकान जल गए थे? और सुन, उधर देख, उधर हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, उधर। अब यहां एक मोची ने कब्जा कर लिया है। कैसे कैसे दिन। और कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी सुनाई दे जाते। अरे वली, अरे ये मस्जिद तो जो की तो खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बनाया। मस्जिद की मस्जिद बची हुई है। मस्जिद की मस्जिद बची हुई है
उसका गुरुद्वारा नहीं बनाया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उधर देखने लगते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देख आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे से सवाल पूछते, हे जी, आजकल लोहारदा की हाल है? अनारकली में अब पहले तो इतनी रौनक होती है या नहीं? सुना है शाह आलमी गेट का बाजार पूरा नया बन गया है। कृष्णनगर में कोई तब्दीली आई या वैसा का वैसा ही है? अरे वहां एक रिश्वतपुरा भी तो है। अरे क्या सचमुच में वो रिश्वत के पैसों से बना है? कुछ ने कहा, कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है क्या? बुर्का नहीं लगाती वहां की औरतें? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वो उत्सुक है। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है। वहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। बाजार बासा में वहां ज्यादातर बासों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा फैल गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जल के राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब सा वातावरण, एक कसैला मन में प्रभाव छोड़ देने वाला वातावरण उत्पन्न करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बच के चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो वहीं हिचकिचा के खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले से 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर बेटा, इधर आ, और तुझे चिट्ठी देंगे, आ मेरे को ला, इथे। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप हो कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसूर कर रोने लगा। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छोड़ एक 17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह से पकड़कर गली में से ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए भी मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर सता लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर कसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ के ले जाएगा, कह रही हूं, चुप कर, चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया।
सिर से टोपी उतारकर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपने बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां ऊंचे ऊंचे शहते रखे जाते थे, वहां अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटे मोटे चीले बिल्कुल जड़ की तरह बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप के उड़ते उड़ते जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहां किस लिए खड़े हैं आप? क्या काम है? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे, तेरा नाम मनोहरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, हम पहले इसी गली में रहते थे। मेरा लड़का चिरागुद्दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहां नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियां, मनोहरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों का गनी मियां हूं। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा एक बार मकान को देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहां से चले गए थे, मनोहरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ, यह मेरी बदबख्ती थी। मैं अकेला पहले चला गया था। यहां रहता तो उनके साथ मैं भी। यह कहते ही उसे एहसास हो गया कि यह बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया और पर आंखों में आए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियां, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोहरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में एक खबर इस तरह फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे ले आई, नहीं तो वह मुसलमान उसे उठाकर ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर से ले गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार के घरों के अंदर बुला लिया। निहाले, जल्दी आ, उधर कोई मुसलमान आया बैठा है। कमलजीत, किथे गया तू? चेतिया। सरबजीत ने भी फरलाना, उधर ही खेल रहा है वो। मनोहरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, यह रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोहरी के साथ गनी को आते देख उनमें हल्की चहमेगोइयां शुरू हो गईं। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोहरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से एक तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था।
मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो छुरछुरी हुई, इसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जुबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। ये मलबा। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे के चौखट जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। हम सब जानते हैं सफेदी को। उस मलबे को पास में से देखकर गनी ने कहा, ये बाकी रह गया। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वहीं जले हुए चौखट को पकड़ के बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज आई, चिराग दीना। चिराग। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी पूरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर भी आ पड़े। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों के पटरे पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता सा जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें चहमे गोइयां चल रही थी कि आज जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। चिराग दिन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे से बुलाया था, ओ चिराग, 1 मिनट आके जरा बात तो सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही लेकर बोला, रखे, अब भाई मैं आता हूं, खाना खा के आता हूं अभी। अरे जल्दी आ, काम है तुझसे। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीबी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योरी के बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़ के चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मार मत, हाय हाय, कोई तो मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योरी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटने पर दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान, ले। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंचती, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी।
जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने आप को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद दीवारों में भी उन्हें देर देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर से न मिलकर बाद में नहर के पानी में तैरती मिली। दो दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लुट चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद के रख ली थी, मगर आग लगाने वाले को तब से आज तक उसका पता ही न चला। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां वह न किसी को गाय भैंस बांधने देता था, न ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। आखिर उसकी निगाह जो थी उस पर। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंची जाएगी। जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी क्या कर रहा था? गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल तू कहां चला गया ओए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, मेरे बच्चों आए आए मेरे बच्चे। गनी नू पीछे को छोड़ दिता। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसने जगा दिया, या वह खुद ही जाग गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा सा झाग उठाया। उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर ही थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकने सी आवाज निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठे उसके शागिर्द लच्छे पहलवान के पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा, मगर वो वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों से एक रहस्यमय संकेत दिखाकर कहा, बैठा तो बैठा रहे, चिलम ला। रखे ने टांगे थोड़ी और फैल गई और अब उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेंक लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए, और किसी की गनी से तो बात नहीं हुई? नहीं। ले। खांसते हुए चिलम उसने लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ आ रहा था। लच्छा उकड़ होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर और आधा क्षण गनी के चेहरे पर। मनोरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह से बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई। रखे पहलवान,
रखे ने गर्दन उठाकर आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले से स्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिराग दिन का बाप। पहचाना नहीं तूने? पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़फड़ाया और फिर उसकी छाती से भारी स्वर निकला। सुना गनिया, सुना। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुर्सी की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों से चहमे गोइयां तेज हो गईं और अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बना पड़ता था। असल में मलबा न इसका है न गने का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूत किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इससे गने की बात को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने चिराग और उसकी बीबी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। आय हाय, गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के तो सारे बाल ही सफेद हो गए। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और यहां मिट्टी देखने आया। बसे घर की यही निशानी रह गई है। तो सच पूछे तो ये मिट्टी छोड़ के मेरा जाने को मन नहीं करता। ये मेरी भी कब्र खुल जाती। उसकी आंखें फिर छलछलाई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगूछा कुएं के मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल दिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू ही बता रखे यह सब हुआ किस तरह? तुम लोग उसके पास से, सब में भाई भाई से मोहब्बत। अगर वो चाहता तुम में से किसी घर न चला जाता, छिप जाता कहीं जाके। पर उसमें समझदारी तो थी ही नहीं। बड़ा भोला था। ऐसे ही है, रखे ने कहा और उसे लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूछे के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। और पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं? रखे ने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह से खींचकर क्या हाल बताऊं? मेरा हाल तो खुदा ही जानता है। चिराग वहां होता तो और बात थी। अरे मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चलो, पर जिद में अड़ा रहा। नया मकान छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये अपनी गली है, अपने लोग हैं, कोई खतरा नहीं है। अरे उस भोले कबूतर ने नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, तो बाहर तो खतरा आ ही सकता है। तुझ पे बड़ा भरोसा था, उसे तुझ पे बड़ा भरोसा था। कहता था रखे के रहते कोई उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर बनाई तो रखे ने भी कुछ। रखा क्या करता, खुदा को जो मंजूर। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। उसकी कमर और जांघों के जोर पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोके दे रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चंचनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुंजड़िया से ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जुबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगूठे से
होठों को कोनों का साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, जो होना था हो गया, रखे, उसे अब कोई लौटा थोड़ी सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, चिराग देना कोई देख लिया, यही तो समझूंगा मैं। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। अच्छा अच्छा रखे पहलवान, चलता हूं, अपना ध्यान रखो, ख्याल करना। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमे गोइयां चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूद का घर, न घर का न घाट का, इसे किसी की मां बहन का क्या लिहाज। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे कहा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ, आया था। रखे ने हर बात का एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह पास से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता। मगर उस दिन वह वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। जय मैया। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोगू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहां शाम को ही अंधेरा छा जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। चुचु, एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर शोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, मगर कुत्ता और पास आकर के भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को मां की गाली देकर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुत्ते के कुएं के सिल पर जाकर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली से कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा।
यह कहानी मलबे का मालिक। आप लोग अगर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिएगा कि रखा कैसे बदल गए हैं, चाहे वो इधर के रखा हो या उधर के रखा बदल गए हैं। गनी हो या मनोरी, मनोरी नहीं, चलो मोहनलाल कह लेते हैं, उनकी कहानी एक सी। देखना यह है कि ये आग न फैले, कभी ना फैले।